हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मस्त और बढ़िया, पढ़ाई भी कर रहे होगे। चलो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवेश घनत्व और एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आवेशों का वितरण कितने तरीके से होता है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इसी के एग्जाम्पल के तौर पे एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग आज हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश का वितरण। कैसे पढ़ेंगे बेटा? आवेश का वितरण। आवेश का वितरण मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब हम किसी भी बॉडी को आवेशित करते हैं तो उस बॉडी पर आवेश किस तरीके से फैल सकता है। तो बच्चों यहाँ बात किया जाए तो आवेश का वितरण दो तरीके से हो सकता है। एक होता है संतत, दूसरा हो सकता है विविक्त। मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक होता है विविक्त और दूसरा होता है संतत। देखो बेटा, विविक्त को इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस। और संतत को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। शायद इसके नाम से ही आपको कन्फर्म हो गया होगा कि विविक्त का मतलब क्या है और संतत का मतलब क्या है। देखो, विविक्त का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आपने क्या ले लिया, एक बॉडी ले लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेशों का वितरण। यानी मान लीजिए हमने कोई बॉडी ले लिया और इस बॉडी को हम चार्ज करना चाह रहे हैं। तो बॉडी को चार्ज करने जा रहे हैं तो जो विविक्त वाले होंगे उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर पॉइंट पे क्या होता है? अलग अलग होता है। कहीं कब चार्ज होगा, कहीं पे ज़्यादा चार्ज होगा। बट जो संतत का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए आपने क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया, एक कंडक्टिंग वायर ले लिया है या कंडक्टिंग रॉड ले लिया है, और इसको क्या कर रहे हो आप? चार्ज कर रहे हो। तो इस पर जो चार्ज होगा एक समान रूप से फैला होता है, कहीं पे कम और ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा इसमें नहीं होता कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज ज़्यादा कलेक्ट हो गए और यहाँ पे एक दो ही चार्ज, इसमें ऐसा नहीं होता। ये डिसकंटिन्यूअस में होता है बच्चों। कंटिन्यूअस में क्या होता है? चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का जो फैलाव होगा एक जैसा होगा, एक समान होगा। या जैसे इसी की तरह हम लोग एक क्या ले लें? रिंग ले लें। क्या ले लें बच्चों? एक रिंग ले लिया जाए। तो एक रिंग ले लें तो रिंग पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे कैसा है? एक समान है। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान, तो इसे क्या कहेंगे कि संतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? विविक्त चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चार्ज का हर पॉइंट पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक जैसा नहीं है। तो ये क्या है? विविक्त है, और ये क्या है? संतत है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, विविक्त और ये क्या होता है? संतत होता है। ठीक, तो चार्ज का फैलाव देखो क्या हो सकता है? विविक्त भी हो सकता है और संतत भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन तरीके का होता है, जो हमें यहाँ पढ़ना होगा। तो देखो, संतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, संतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला है रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों क्या है पहला? रेखीय आवेश घनत्व। इससे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। बेटा, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि जैसे कोई बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो तो उस बॉडी में अगर चार्ज का फैलाव कैसा हो? लंबाई में हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। जैसे मैं मान लिया जाए सपोज दैट ये रॉड ले लूँ, ये क्या कंडक्टिंग वायर ले लूँ। ठीक, कंडक्टिंग वायर मैंने ले लिया, और इस कंडक्टिंग वायर को अगर मैं चार्ज करूँ तो बताओ चार्ज कैसे फैल सकता है? इसके पास तो केवल क्या लंबाई है, तो चार्ज कैसे फैलेगा? लंबाई में ही फैलेगा। और चार्ज अगर लंबाई में फैलता है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लंबाई में हो रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसे क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इसकी डिफिनेशन होती है
एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? एकांक घनत्व बोलते, सॉरी रेखीय घनत्व, आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए इसकी लंबाई क्या है? L है, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है बेटा? Q है। तो बताओ अगर L लंबाई पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है, तो एकांक लंबाई पर कितना चार्ज होगा? Q/L। तो Q/L को क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा इक्वल फार्मूला क्या बन गया? Q/L। रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होगा? लैम्डा इक्वल Q/L। कैसे? मैंने क्या बोला कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। और इसका फार्मूला क्या हो गया? लैम्डा इक्वल Q/L। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर। क्यों? चार्ज अपान लेंथ, तो चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ का यूनिट क्या हो? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलाम पर मीटर। बच्चों क्या आपको रेखीय आवेश घनत्व समझ में आया? जैसे मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रिंग का। क्या है? रिंग। ये क्या है? रिंग। रिंग तो समझते हो ना, जैसे साइकिल का पहिया हो या टायर हो, तो सब क्या होता है? वो रिंग होता है। ठीक, तो ये क्या है? रिंग है। अगर हम रिंग को क्या करें? आवेशित करें, यानी इसको आवेशित करें, तो इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके सरकमफ्रेंस पे, और कैसा होगा? एक समान होगा। तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है? एक समान हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे अगर इसके लिए हमसे कोई पूछे चार्ज इस पर Q है और इसकी रेडियस क्या है? R है, और आपसे पूछो कि इसकी सरफेस इसकी रेखीय आवेश घनत्व बताओ, तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है? लैम्डा इक्वल Q अपान लेंथ। क्या बेटा? लैम्डा इक्वल Q अपान लेंथ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। चार्ज तो Q है, लेकिन L इक्वल क्या हो जाएगा? L इक्वल हो जाएगा सरकमफ्रेंस, यानी इसकी परिधि। परिधि क्या होती है? किसी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। रेडियस क्या है? R, तो 2πr। तो यहाँ पर रेखीय घनत्व हो गया इसका Q अपान 2πr। क्या हो गया? लैम्डा इक्वल Q अपान 2πr। बच्चों रेखीय आवेश घनत्व का मतलब यही है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये था पहला रेखीय आवेश घनत्व, और इसका सूत्र क्या आ गया? लैम्डा इक्वल Q/L। सेकंड देखो बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का क्या मतलब है? जब हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हों और आवेशों का वितरण अगर उसके पृष्ठ पर होता है तो इसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं उसको? पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। और इसकी डिफिनेशन आप क्या दे सकते हो? जैसे मान लीजिए ये क्या है? स्फेयर है बच्चों। ये क्या है? स्फेयर। और कैसे स्फेयर है? कंडक्टिंग स्फेयर है, यानी ये क्या है? चालक है। क्या है? चालक है। और ये क्या है? गोला। ठीक, तो अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो इसका जो चार्ज देखो, कंडक्टर जो होता है उसको अगर आप चार्ज करोगे तो चार्ज कहाँ होगा? उसके सरफेस पर होता है। उसके कहाँ पे होता है? पृष्ठ पर होता है। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने मान लिया A, और इस पर चार्ज कितना है? Q। तो अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? पृष्ठ आवेश घनत्व की डिफिनेशन क्या होगी? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो बेटा यहाँ देखो कि A क्षेत्रफल पे कितना चार्ज प्रेजेंट है? Q। तो बताओ यूनिट लेंथ पर, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कितना चार्ज होगा? Q/A। से डिवाइड हो जाएगा। अगर A क्षेत्रफल पे Q चार्ज है तो बताओ एकांक क्षेत्रफल पर कितना चार्ज होगा? Q/A होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो Q/A ही क्या बन गया? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल फार्मूला क्या हो गया? Q/A। तो हम सिग्मा इक्वल क्या लिख सकते हैं? Q/A फार्मूला। तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला हो गया। ठीक, अगर मान लिया जाए ये रेडियस इसकी क्या है? R, तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr²। यहाँ पे एक जगह हम लोग 4πr² रख सकते हैं। ठीक, या मान लिया जाए कोई क्या है? सीट है। ये क्या है? सीट है। तो अगर इस सीट को अगर आवेशित करोगे तो क्या होगा? इस सीट को आवेशित करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसके एरिया में होगा।
अब इसकी अगर लेंथ क्या हो एल हो और इसकी ब्रेथ क्या हो बी हो, तो बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू बी। तो यहाँ पे एक जगह क्या होगा, लेंथ इंटू बी लिख सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है एक ही जगह पे जैसा भी शेप का बॉडी होगा उसी का एरिया यहाँ पे रखना होता है जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला क्या हुआ, सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बच्चों चार्ज का यूनिट कूलाम और ए का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। तो क्या है बेटा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, रो से। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व कब होगा, जब किसी बॉडी को आप क्या करो, आवेशित कर रहे हो और आवेश क्या उसके आयतन में फैल रहा हो, उसके आयतन में क्या हो फैल रहा हो, तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। जैसे मान लिया जाए ये क्या है, एक स्फीयर है, ये भी गोला है, लेकिन ये गोला कैसा है, ये इंसुलेटर है, यानी ये क्या है, इंसुलेटर का मतलब समझते हो ना, ये कुचालक है, कुचालक का बना हुआ ये गोला है। और जो कुचालक होता है उसमें जो आवेश होता है वो कहाँ होता है, उसके आयतन में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, उसके आयतन में। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, चालक पर आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, कुचालक में आवेश कहाँ होता है, उसके भीतर होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो आयतन आवेश घनत्व, जैसे मान लिया जाए इस गोले का आयतन क्या है, v है, इस गोले का आयतन क्या है, v है, और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, q है। तो यहाँ पे देखो v आयतन पे कितना चार्ज है, q है। तो बताओ एकांक आयतन पे कितना चार्ज होगा, q बाई वी। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला क्या हुआ, रो इक्वल क्यू बाई वी, रो इक्वल क्या हो गया, क्यू बाई वी, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो बच्चों ये तीन प्रकार के आवेश घनत्व हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला क्यू बाई एल है। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला क्यू बाई ए है। आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला है क्यू बाई वी। और इसका देखो एक और विशेष बात यह है कि ये तीनों क्या है, अदिश राशियाँ होती हैं। यानी रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व जो होगा वो क्या होंगे, ये आपके अदिश राशियाँ होती हैं बच्चों। ठीक, अब चाहो तो एक दो न्यूमेरिकल पे इस पर लगा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए। जैसे मान लेते हैं एक चालक गोला, ये एक धातु का गोला आप कह सकते हो। गोला जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और उसे 2 माइक्रोकूलम आवेश देकर आवेशित किया गया है, ये कह सकते हो। और उसके पृष्ठ पर, और उसके पृष्ठ पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश उपस्थित है। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने ले लिया बच्चों। एक धातु का गोला जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है और उसके पृष्ठ पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश उपस्थित है। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व आपको बताना है।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों यहाँ पे गोले का व्यास कितना दिया है, गोले के व्यास को लोग डी से प्रदर्शित करते हैं और कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, तो रेडियस हो जाएगा आर इक्वल डी बाई 2, क्योंकि रेडियस गोले के व्यास का क्या होता है, आधा होता है। रेडियस क्या होता है, जैसे मान लो एक गोला है तो गोला का व्यास क्या हो गया, ये हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये गोले क्या हो गया, व्यास हो गया। और रेडियस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, अब गोले का व्यास का आधा होता है। तो अगर गोले का व्यास दिया तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो भाई देखो डी की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसको मीटर बनाएंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हो 1 × 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को आपको मीटर बनाना, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे 100 को और उसकी पावर ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये रेडियस आ गया। और उसके पृष्ठ पर कितना चार्ज है, देखो बच्चों पृष्ठ पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम, और इसे चेंज करिए कि इसमें कूलाम में, तो हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलाम। ठीक, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व किससे शो करते हो, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल होता है Q/A। अब यहाँ पे देखो Q/A, अब यहाँ पे A क्या एरिया है, और यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट है, गोला है। तो गोले का एरिया क्या होता है 4πr²। गोले का एरिया क्या होगा बेटा 4πr²। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करिए, सिग्मा इक्वल Q इक्वल हो गया 2 × 10⁻6 और बाई 4πr²। यहाँ पे हो गया 4 × पाई इक्वल 22/7 या 3.14 रख लो। और आर देखो कितना आ गया 1 × 10⁻² का क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ पे देखें 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे इंटू करोगे तो 10⁻6 ये ऊपर है, और यहाँ नीचे इंटू कर लो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 3 6 2 6.28, और यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और इसको ऊपर ले जाओ तो +4 हो जाएगा। ऐसा लिख लो एक लाइन, 10 की पावर क्या हो गया 4 प्लस में। अब देखिए यहाँ पे इसका 2 पॉइंट है, इसका 2 पॉइंट है, इसको हटाइए तो 0 100 और आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 10⁻6 और ये क्या है 4 और 2 मिला के ये भी 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 to 8 बच्चों। तो सिग्मा इक्वल क्या आ गया 1/6 to 8। अब इससे इसमें डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा समथिंग। अब डिवाइड कर लोगे तो क्या होगा, वही आंसर आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिवाइडेशन तो बहुत छोटे छोटे बच्चों का काम है, आप लोग तो 12th में आ गए हो। तो एक न्यूमेरिकल से हमने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना सिखाया, इसी तरीके और न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे देखा कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को किससे शो करते बेटा, लैम्डा इक्वल Q/L, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा शो करते, ये होता है Q/A, और आयतन आवेश घनत्व किससे शो करते हो, रो से, तो इसका फार्मूला Q/V। बच्चों यहाँ पे देखो कि जब आवेश का वितरण लंबाई में होता है तो देखो यहाँ पे L से डिवाइड किया, जब आवेश के वितरण एरिया में होता है तो A से डिवाइड किया, जब आवेश के वितरण वॉल्यूम में होता है तो V से डिवाइड किया। यानी कहने का मतलब चार्ज सब में ऊपर है और जिसमें आवेश का वितरण हो रहा है उसी से उसमें डिवाइड कर दिया। तो यह ट्रिक जो बताया जा रहा है फार्मूला लर्न करने के लिए। अगर रेखीय आवेश घनत्व है यानी लंबाई में फैला तो Q/L, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व तो इसका मतलब पृष्ठ में फैला तो Q/A हो जाएगा, अगर आयतन आवेश घनत्व तो इसका मतलब आयतन में फैला तो Q/V हो जाएगा। ठीक, ये याद करने का आपका तरीका है, और इसे कैसे निकाला जाता है एक क्वेश्चन से भी हमने इसको आपको समझाया। चलिए आगे टॉपिक है हमारा एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या है, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। बच्चा वलय तो समझते हो ना, वलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। जैसे मैंने बोला साइकिल का पहिया, टायर, ये सब क्या है, रिंग है। शादी में पहनने वाली अंगूठी भी क्या है, वो भी रिंग है ना, वो रिंग आपको बहुत पसंद होगी।
एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो वलय है वो कैसा है, वो चार्ज है। और कैसा चार्ज है, एक समान रूप से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो चलिए फटाफट इसका डेरिवेशन सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक वलय ले लिया। ये क्या ले लिया बेटा, ये वलय हो गया, यानी वलय मतलब क्या हो गया, रिंग हो गया। और इस पर कैसा चार्ज है, एक समान रूप से ये आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से है। देखो हर चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इससे पता चल रहा है कि चार्ज क्या है, एक समान रूप से आवेशित, और ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज नहीं हो। और इस वलय का रेडियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए, इसका सेंटर O है और इस वलय का रेडियस क्या है, A है। और इससे देखिए एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र पहले हम निकालने जा रहे हैं अक्ष पर। कहाँ निकालना जा रहे हैं, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। और इसका अक्ष क्या होगा, तो वलय का जैसे मान लीजिए क्या, ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, वलय है ये। तो वलय के सेंटर से होकर जाने वाली, यानी वलय के तल के लंबवत इसके सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन होगी वही वलय का क्या होगा, अक्ष होगा। बच्चों ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ, वलय के तल के लंबवत इसके सेंटर से होकर जाने वाली रेखा ही क्या है, वलय का अक्ष कहलाती है। तो ये वलय का अक्ष हो गया। तो वलय के अक्ष पर पहले हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वलय है जिस पर जो कि एक समान रूप से आवेशित है और चार्ज कितना है, Q है, और इसकी त्रिज्या क्या है, A है। और इसके केंद्र O से X दूरी, इसके केंद्र O से X दूरी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और यही क्या है, अक्ष है इसका। ठीक, अब पॉइंट P पर हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करें, अब ये वलय आ गया। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज, यानी आपने पढ़ा है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पॉइंट चार्ज के कारण, तो उसके लिए फार्मूला है E = 1/4πε0Q/r²। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। बट यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उसे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो पॉइंट चार्ज में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं छोटा सा स्मॉल सेगमेंट, यानी छोटा सा पार्ट हमने ले लिया ये। और इसमें छोटे से पार्ट में मान लेते हैं कितना चार्ज है, DQ चार्ज है। अब इस DQ चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लेते हैं DQ चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या है, DE है। क्या होगी, DE होगी। तो देखो इस चार्ज DQ के कारण यहाँ पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर होती है। यानी कि चार्ज और उस पॉइंट को जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, उनको मिलाने वाली लाइन के अंदिश हमेशा क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर होगा। इस सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक बड़ा नॉलेज तैयार होता है बेटो। अगर आप इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको बताओ बड़े चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। तो इसीलिए सब लोग याद कर लो कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, DQ चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। तो छोटे चार्ज के कारण यहाँ पे पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमने DE लिखा है, E नहीं लिखा। ये तब लिखते हैं जब पूरे वलय के कारण होता है, यानी Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पर निकालते तो E लिखते। तो छोटे सा चार्ज हमने DQ लिया है, इसलिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DQ के कारण वो DE होगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे गौर करो, हमने यहाँ पे मान लिया कि एंगल क्या है, थीटा है। अगर एंगल थीटा हमने एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे देखो DE के दो कंपोनेंट होंगे, यानी DE को दो टुकड़े में बांटा जा सकता है। एक टुकड़ा जो आपको देखो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा संगत कोण से। अगर ये D ही है तो इसका एक टुकड़ा हो जाएगा DE cos थीटा, इधर DE cos थीटा ये हो गया, और इसका DE sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको पता है कि D का कंपोनेंट D को दो टुकड़ा में बांटते हैं, जिस साथ एंगल लगा होता है उधर हमेशा क्या होगा, कास होगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, DE sin थीटा होगा। इसी तरह बच्चों अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने लेते हैं D, जस्ट इसके अपोजिट। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, DQ। जैसे मान लिया जाए कि रिंग है, सपोज कर लो
ये रिंग है, और हमने क्या किया, यहाँ पे डी क्यू लिया, तो इसके जस्ट अपोजिट हम इसके नीचे डी क्यू ले रहे हैं। ठीक, जस्ट अपोजिट, इसी के जस्ट अपोजिट हमने डी क्यू ले लिया। अब हमने यहाँ पे डी क्यू ले लिया। अब इस डी क्यू कारण के भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। इसको हमने डी ई मान लिया। अब इस एंगल को भी क्या ले लेते हैं, थीटा, क्योंकि ये हमने थीटा लिया तो ये भी थीटा हो जाए, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो क्या होगा बच्चों, इक्वल ही होगी, और दोनों साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डी का भी दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा, थीटा के, देखो थीटा से लगी हुई साइड पर बनेगी, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। तो डी के दो टुकड़े यहाँ बनाए गए, एक टुकड़ा क्या होगा, डी कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा बताया गया, डी कॉस थीटा उसी डायरेक्शन में होगा जिधर एंगल लगा होगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, टी ई साइन थीटा। बच्चों देखो, डी क्यूब के कारण इस डी क्यूब का, सुनिए यहाँ पे अब देखो, इस डी क्यूब के कारण जो डी ई का जो कंपोनेंट बना है वो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो डी साइन थीटा और इसका डी साइन थीटा क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है। इसी प्रकार अगर आप इधर ले लो डी क्यू, फिर उतना ही बड़ा डी क्यू यहाँ पे ले लो, ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट आप इधर ले लो, तो इसके कारण भी जो डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी डी ई होगी, और इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो ऊपर वाले के डी साइन थीटा, इधर वाले के डी साइन थीटा, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लिया आपने ऊपर ले लिया, तो इसका भी डी बना और इसका भी डी बना। ठीक, तो ये डी ई है और ये डी है, और डी का एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा ये हुआ, ठीक, और इसका भी डी कॉस थीटा इधर आया, तो दोनों एक डायरेक्शन में, लेकिन दोनों डी साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो फिर डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो वाला है स्मॉल छोटे छोटे चार्जेस के अल्पांश भागों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो हर डी क्यू के जो कंपोनेंट डी साइन थीटा डी कॉस थीटा वो उसके सभी के डी साइन थीटा क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन डी कॉस थीटा सबका जुड़ जाएगा। तो डी ई कॉस थीटा के कारण ही पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों। मतलब कहने का है, अगर हम सभी डी ई कॉस थीटा को ऐड कर लें तो पी पर वलय के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक, तो पहले तो आप निकालो डी ई की वैल्यू क्या होगी। तो डी ई की जब वैल्यू निकालोगे, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डी ई आई है, तो इस चार्ज के कारण अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए बच्चों। तो देखो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स, और ये क्या ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेशन बहुत ईजी है बच्चों, बस आप ध्यान से इसको सुनना है और देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी करना होगा। तो पहले डी ई की वैल्यू निकाल लो, अल्पांश देखो डी ई की वैल्यू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ये क्या आ गया, डी, ये क्या आ गया, अल्पांश चार्ज डी क्यू के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी ई इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो वलय, सुनिए, जो घटक क्या होगा, ऊपर का अल्पांश आवेश डी क्यू का घटक डी ई साइन थीटा, इसके विपरीत अल्पांश डी क्यू का घटक डी ई साइन थीटा
एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः बिंदु P पर वलय के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों? कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा A इक्वल, सभी हम क्या करें इंटीग्रेशन में से D ई कॉस थीटा क्या कर ले, ऐड कर ले, इक्वल क्या कर ले, सभी D कॉस थीटा को ऐड कर लिए। इंटीग्रेशन का जो साइन है वो किसके लिए है, जोड़ के लिए बच्चों। इंटीग्रेशन किसका, यानी समाकलन का जो चिन्ह होता है वो जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाकर D कॉस थीटा को टोटल क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब वैल्यू रखो, D की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई आर, dq बाई क्या है a स्क्वायर प्लस या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो बेटो यहाँ पे कंपोनेंट किसका बनाया गया, कंपोनेंट बनाया गया चार्ज q का। तो सभी dq को अगर हम ऐड कर ले तो चार्ज q को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे एक काम और करो बच्चों, कास थीटा की भी वैल्यू रख लो। कास थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस ट्रायंगल से कास थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, आधार बटे कण। आधार कितना x है और कण क्या है, देखो आधार हो गया x और देखो कण क्या है √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx x अपान इसका और इसका मल्टीपल करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों इसको मैंने कई बार बताया आपको कैसे आता है, तो देखो ध्यान दो फिर से, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे देखो अंडर रूट में लिखा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस पावर का क्या मतलब, पावर का मतलब होता है 1/2। पावर का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब क्या हुआ 1/2, सॉरी रूट का मतलब क्या 1/2, और इसको आपस में इंटू करोगे तो आपस में इंटू करने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है, 1 + 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 × 1 = 2 और 3 क्या हो जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा। तो क्या क्लियर हुआ कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मल्टीपल करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों एक बात यहाँ पे जो गौर करने वाली है वो ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि यहाँ पे जो वाला है उस पर टोटल चार्ज कितना था, Q था। टोटल चार्ज कितना था Q, और इसी टोटल चार्ज Q को हम छोटे छोटे पार्ट dq में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए थे। तो जब dq में सब कन्वर्ट कर लिए, जब सभी dq को आप जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, सभी dq को जोड़ोगे तो क्या आएगा, सभी dq को जोड़ोगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं। टोटल चार्ज वाले पे कितना है Q, तो Q आ जाएगा। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन dq इक्वल क्या लिख सकते हैं Q, यानी कि ये क्या है, ये समाकलन dq को मतलब है टोटल चार्ज। यहाँ पे आपने अलग अलग लिखा है, यहाँ पे क्या किया, समाकलन चिन्ह dq लगा कर Q लिख दिया, या ये भी साइन लिख सकते हो आप। तो सभी dq का ऐड जो होगा वो q के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dq की जगह पे q लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे समाकलन dq इक्वल हमने लिखा, समाकलन dq इक्वल लिख दिया हमने q, और q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। अभी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये फार्मूला आ गया। ये क्या आ गया कि वलय के कारण उसके अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना होगी, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन QX अपान इन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब देखो वलय पे हो गया, दूसरा हम कहाँ पे निकालें, इसके सेंटर पे, केंद्र पर निकालो। केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, केंद्र पर के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 हो जाएगा। देखो x इक्वल यानी P कहाँ पे आ गया, O पे आ गया। P कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, O पे आ जाएगा, और O पे आ जाएगा तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड यस 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो और 0 से q में इंटू करोगे 0 आ जाएगा ना, तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तीसरा केस ये है कि बहुत अधिक दूरी हो, बहुत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो बहुत अधिक दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन a, यानी x की वैल्यू a की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। p क्या होगा, o से बहुत अधिक दूरी पे चला जाए बच्चों। जब o बहुत अधिक दूरी पे चला जाएगा तो x के रेस्पेक्ट में a क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और a जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो फार्मूला आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू एक्स बाई, यहाँ a को छोड़ो तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल और एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान क्या आ गया बच्चा, एक्स स्क्वायर आ गया बच्चा लोगों, क्या आ गया, a इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपान एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप देखो कि ये फार्मूला वैसा ही हो गया जैसा कि बिंदु आवेश के कारण होता है। इसका मतलब है कि अगर वलय से बहुत अधिक दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो तो वलय ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि बिंदु आवेश कार्य करता है। तो थैंक यू बच्चों। ये